हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सदाशिवम। कंटिन्यूएशन है, ये तीसरा पार्ट है मेरे ख्याल में। आप इसको देखने से पहले बाकी दो एपिसोड्स भी ज़रूर देखिएगा। और हम बात कर रहे हैं ओपेक के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत लंबा न्यूज़ आइटम और आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे ओपेक के बारे में और वो कैसे वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई को ऊपर नीचे करते रहता है और वाई दे शुड इंक्रीज देयर सप्लाईज टू डिक्रीज द प्राइस, ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। और हम ये देखेंगे राइज ऑफ ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। जब से ये सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में, ग्लासनास्ट, पेरेस्ट्रोइका, गोर्बाचेव, आप सबको याद होगा। उसके बाद कैसे कैसे रशिया इवॉल्व हुआ है उसके बारे में भी वीडियो डला हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऑयल सेक्टर में सप्लाई और डिमांड मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम ऑयल की बात करेंगे, एक हमारे हरदीप पुरी मिनिस्टर है, पुरी है जो मिनिस्टर है, उनके जो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बताए हैं, हरदीप पुरी साहब है, मिनिस्टर है, उनका डाटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं जब तक ये डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कास्ट्स उसके बाद काफ़ी मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनिंग है, बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कंज्यूमर्स के लिए भी बढ़िया है। ऑयल जो बनाते हैं उनका भी ज़रूरी है। एक तरह का ये विन विन सिचुएशन है, तभी वो सब कंपनीज अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट्स बना सकते हैं। एट द सेम टाइम लोग भी खुश रह सकते हैं। आप देखेंगे जब भी ये सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे टाइम पे ऑयल कंपनीज भी सफ़र करते हैं भाई। एक एक एग्जांपल आपको मालूम होना ज़रूरी है। आपको अगर मालूम हो तो 2007-2008 में जैसे सप्लाई शॉक हुआ, आपको याद होगा, जैसे वेनेजुएला में जो शिपमेंट्स जाता था, एक्सान मोबिल जैसे कंपनीज, और एक और टाइम आपको याद हो तो स्कॉटिश ऑयल वर्कर्स का स्ट्राइक्स चल रहा था, और इराकी पाइपलाइंस में बॉम्बिंग चल रहा था, अटैक्स चल रहा था, और नाइजीरियन सप्लाई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। ये सब हिस्ट्री है। उस टाइम अगर याद हो तो बिल्कुल पेट्रोल 140 तक पहुंच गया भाई। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 120 110 है। एक ज़माने में $140 पर बैरल तक पहुंच जाता भाई। जब इस तरह प्राइस इंक्रीज होता है, आपके ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर मार्केट में प्रॉब्लम हो जाता है भाई। मगर एक चीज़ बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल क्रैश होके 40 बैरल तक पहुंच गया भाई। मैं लॉन्ग एगो की बात नहीं कर रहा हूं। अभी कोविड जब शुरू हुई थी मार्च 2020 में $20 पहुंच गया भाई। आपको ये 1-2 दिन तो माइनस में चला गया भाई। आप आओ तेल ले लो और पैसा भी लेके जाओ साथ साथ। बट फिर भी कोविड के बाद जैसे ये वी शेप्ड रिकवरी जो हुआ है, दोबारा वो आप कंट्रीज अपना सप्लाईज को सब ब्लॉक करके रखे हुए भाई। सप्लाई तो कम से कम चालू रखो ताकि प्रॉफिट आपको भी हो, बंदों को भी हो। मान लीजिए एक्सान मोबाइल आप देखेंगे 7 साल में इतना प्रॉफिट इन्होंने नहीं बनाया जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने बना लिया। क्वार्टर 4 2020 इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे $10 बिलियन बना लिया भाई इन्होंने प्रॉफिट 4th क्वार्टर में। शेल को देखिए, उनके प्रॉफिट्स देखिए, वो भी खूब कमा रहे हैं भाई। $10 बिलियन 3 महीने में कमा रहे हैं। इतना पैसा, जबकि इतना पैसा कमाए जब रूबल में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम। ऑयल आप देखेंगे 24 महीने में 500% का इंक्रीज है भाई। ध्यान से सुनिएगा, 500% है 24 महीने में, इतना इंक्रीज हो गया है। और ग्लोबल का LNG प्राइसेस देखिएगा, लिक्विड नेचुरल गैस, वो तो 400% के ऊपर चला गया भाई। LNG की बात कर रहे हैं। और ये देखेंगे
सऊदी देखेंगे, क्योंकि वो एक तरह का बेंचमार्क होता है। जब भी एलपीजी की बात करते हैं, सऊदी का बेंचमार्क रेट होता है, वो भी 40% बढ़ गया भाई पिछले से इस साल। तो ये सब क्या किए हैं अपने ओपेक कंट्रीज, अपने प्रोडक्शन को आज की डेट में 4 पॉइंट, ध्यान से सुनिए, 4.5 लगाइए, पॉइंट में क्या चक्कर पड़ना, 4.5 लाख बैरल जो सफिशिएंट नहीं है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि उनका ये डर है कि इंक्रीज कर देंगे प्राइस कम हो जाएगा, ऐसा डर रहे हैं। फैक्ट नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ नहीं है, यूएस में भी आप देखेंगे इन्फ्लेशन आकाश तक पहुंच गया भाई। 50 साल में इतना इन्फ्लेशन पे मल्टी डिकेडल हाई कह रहे हैं, इसलिए तो वो बार बार फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज किया 50 बेसिस पॉइंट। अभी 2 दिन पहले एक एफओएमसी मीटिंग है, उस पर भी बढ़ा देंगे भाई। मेरे ख्याल में 15 तारीख को हुआ था। इनका जो एफओएमसी है बार हर बार बढ़ाते रहते हैं, वो करेंगे। और उसको देख के अपना इंडिया भी इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी 70-75, क्योंकि ऐसा क्रूड ऑयल चलता रहे। काफी कंट्रीज कंगाल हो गया भाई, क्योंकि बाकी और कंट्रीज लाइन में खड़े हैं कंगाल होने के लिए, क्योंकि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इनके इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे इंडिया की तरह रेसिलेंट नहीं है। ये 120-130 डॉलर पर बैरल में ये खरीद नहीं पाएंगे। इंडिया में भी देखेंगे, अभी भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स को निर्मला मैडम ने 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा के 4.4 रिपो रेट को 4.9 तक बना दिए हैं, क्योंकि आज की डेट में रिपो रेट हो गया 4.9, सीआरआर को भी बढ़ा दिए। ये सब करना पड़ रहा भाई, क्योंकि तेल है, इसमें फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। इसमें बड़े बड़े कंट्रीज इस पे इंटरवीन करके ओपेक को बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा सप्लाई बढ़ा, क्योंकि अभी जो बैरल ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन हुआ है, जैसे यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया थोड़ा बहुत पेट्रोल रिलीज कर रहे हैं, शेल ऑयल रिलीज कर रहे हैं 180 मिलियन, कुछ एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, थोड़ा बहुत 180 मिलियन बैरल। हर एक कंट्रीज के साथ एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, जैसे हमारे पास भी एक्सपोर्ट रिजर्व्स है, जैसे $650 बिलियन हम बात कर रहे थे, इस तरह का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत लगा देते, वो सब किए, मगर ये काफ़ी नहीं है भाई, इस छोटे मोटे से काम नहीं होने वाला है। ये ओपेक कंट्रीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है और ये सप्लाई करना शुरू करना है भाई। और इंडिया में भी आप देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी इंप्रूव होगा तभी तो तेल की कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ये इस तरफ बढ़ाते रहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा नहीं है, और कंजम्पशन सफर होगा और प्राइस दोबारा गिरेगा। आज देखिएगा, आज है 20 तारीख, आज की डेट में डाउन हो गया है क्रूड ऑयल, तो काफ़ी कुछ हर कंट्री ग्रो हो रहा है। ओपेक कंट्री सपोर्ट करना है तभी करना, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जीएसटी जो है कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देखेंगे जीएसटी का कलेक्शन, उसके बाद क्या कर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, जीएसटी छोड़ दीजिए, काफ़ी सारे 100% जंप। अप्रैल में आप देखेंगे $8 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने एक्सपोर्ट भी किया, मगर इंपोर्ट भी तो हो रहा है, क्योंकि ये ऑयल जो है बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया का डेली कंजम्पशन ऑफ ऑयल है 5 मिलियन बैरल है, 5 मिलियन बैरल है हमारे इंडिया का डेली कंजम्पशन क्रूड ऑयल का। और एक और स्टैटिस्टिक्स मैं दे रहा हूँ, ये भी हार्दिक पुरी साहब ने बताए हैं, क्योंकि 60 मिलियन का मतलब 6 करोड़ लोग डेली बेसिस पे पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरते हैं भाई, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। और इंडिया का हाल आप देखेंगे 85% हम इंपोर्ट करते हैं अपने क्रूड को, बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है भाई 85%। ओएनजीसी तो प्रोडक्शन है मगर वो कुछ भी नहीं है, और 50% का नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा। और ये देखिएगा 100 बिलियन पर बैरल पे हो रहा है। गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ईएनपी रिफॉर्म्स है, हाइड्रोकार्बन लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन लाइसेंसिंग पैंट है। कभी इंडिया के बारे में नॉन फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है, तो ये सब डिटेल में आप मेंशन करिएगा। और दूसरा भी एक चीज़ है, जब भी ऑयल की बात करते हैं, एक होता है एक्सप्लोरेशन,
जियोग्राफिकल एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन कहते हैं, वो 8% से 15% तक बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब 0.25 मिलियन स्क्वायर मीटर से 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक 2025 तक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें देखेंगे, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ फिगर मेरे पास नहीं है, काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स इसमें होने वाला है भाई। तो बाय 2023 तक इतना पैसा उसमें लगा दिया जाएगा। और शेयर ऑफ नेचुरल गैस, वो भी आज की डेट में 7% है। नेचुरल गैस जो कंट्री का एनर्जी मिक्स में, उसको 15%, 5 से 15% करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिपल करने वाले हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होगा। कैपेक्स मेरे ख्याल में $60 बिलियन तक इस पे लगा दिया जाएगा आने वाले 2-3 साल में भाई, 2024 तक। और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो अलग चल रहा है, वो भी आज की डेट में 4.4%, उसको भी बढ़ा के 10% करने वाले हैं। उसमें भी काफ़ी कुछ काम चल रहा है। और ये सब करने से हार्दिक पुरी साहब ये कहते हैं कि $3000 तक का फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा भाई। तो आपको लॉन्ग रन पे देखना होगा। ये सब कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो होंगे तभी ओपेक कंट्रीज का फायदा है। और इतना सा वो अपना होर्डिंग करते रहेंगे, उनको अपना दुकान बंद करके जाना होगा। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं काफ़ी सारे डाटा आपको मैं बताया हुआ हूँ, ये सब नोट करके रखिएगा। और कहीं इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आप ये सब डाटा लगा के आप ऐसे क्वेश्चन ला लेंगे, आपको फुल परसेंटेज मिलेगा जी। अगले टॉपिक पे हम जाएंगे कि गवर्नमेंट इस साल 1 लाख एडिशनल बारोइंग करेंगे। कितना? 1 लाख करोड़, जिसको 1 ट्रिलियन रुपीस कहते हैं सेकेंड हाफ में। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। एडिशनल बारोइंग की बात करते हैं कि गवर्नमेंट एडिशनल बारोइंग करना पड़ेगा। हमेशा मैं लोगों को बताता हूं, गवर्नमेंट एक तरह रेवेन्यू कहां से आता है और रेवेन्यू का खर्च कहां होता है, ये सब बजट में डिसाइड किया जाता है। और जैसे घर में हेड ऑफ द फैमिली है, उनको सैलरी आती है, उनको एक्सपेंसेस पता, इस महीने घर में ईएमआई जाना है, ये कार का ईएमआई है, ये वो कमोडिटी का ईएमआई है, लड़का पिकनिक पे जा रहा है, लड़की नई साड़ी मांगी हुई है, उसको ड्रेस खरीद के देना है, शादी के लिए सेविंग करना है, रिश्तेदार की शादी हो रही है, ये सब एक्सपेंसेस है। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी एक्सपेंसेस आ गया, डैडी बीमार हो गए, पैसा मांग रहे, उनको 50,000 देना है, ये सब चलता रहता है भाई, ये सब एक्सपेक्टेड। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी कुछ प्लान्ड एक्सपेंसेस होता है, बजटेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाता है, कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। जैसे जब बजट बनी थी उस टाइम $60 पर क्रूड थी, अभी $120 हो गया भाई, डबल हो चुका। करेंगे क्या बताओ? तो इसलिए एडिशनल बारोइंग करना पड़ रहा है दोस्तों। इस बार एडिशनल बारोइंग ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख करोड़ से एडिशनल बारोइंग करना पड़ेगा। क्यों हुआ? क्योंकि अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन को कम करने का चक्कर में जो पेट्रोल का दाम कम किया गया है ₹5, उस पर 1 करोड़ पैसा चला गया है। उसके बाद आपके सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उसके ऊपर आप देखेंगे कुकिंग गैस है, उसके ऊपर कुछ स्टील आइटम्स में भी कुछ कंसेशंस वगैरह दिए हैं, प्लास्टिक्स है, इस तरह ड्यूटी कंसेशन दिए, उस पर 20,000 करोड़ चला गया। उसके ऊपर फर्टिलाइजर देखेंगे, वो भी अपना 1.8 लाख करोड़, जितना हमने बजट किया है उससे ज़्यादा 2 लाख करोड़ मान लो एक्स्ट्रा हो गया भाई, फर्टिलाइजर हो गया, आपके एमएसपी हो गया। ये सब फिस्कल पॉलिसी है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी है, जहाँ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते रहते हैं, रिपो रेट्स है, रिवर्स रिपोर्ट है, रेट है, अभी जैसे 4.4 से 4.9, वो मॉनेटरी है। साथ साथ फिस्कल पॉलिसी है भाई। फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट जो पहले 3% होता था, अभी 6.5% पहुंच गया भाई। इसका मतलब हमारे खर्चा इनकम से बहुत ज्यादा हो गया।
तो ये सबको संभालना पड़ रहा भाई। तो सेंटर जो बजट किया है तो अप्रॉक्सीमेटली 15.31 लाख की प्लान किए हैं, मगर उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गए भाई। क्रूड ऑयल बढ़ गया है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, फर्टिलाइजर का सब्सिडी बढ़ गया, तो 14.31 बजट है, उसके ऊपर 1, 2, 3 लाख करोड़ तक बढ़ ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब डाटा ध्यान में रखिएगा, ये सब फ्रंट लोड करके करना है भाई। ये तीसरा एपिसोड है, इससे पहले 2 एपिसोड है, वो सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा भी एक एपिसोड आएगा, उस पर भी 3 पार्ट आएगा, वो पूरे मई का 4th वीक के बारे में होगा। और बिल्कुल हर एक एपिसोड मैं आपको करता रहूंगा, और जून का एपिसोड भी अभी मैं रिलीज कर दूंगा, 1st वीक एंड 2nd वीक। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।